हेलो डियर फैमिली। वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल अरिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि आज हमारा थर्ड क्लास चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड क्लास के लिए जो है आ चुका है हमारे पास जो है आज की क्लास। तो बिना किसी देरी किए आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मज़ा आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 200 क्वेश्चन जो है ख़त्म कर दिए। तो मैं आपको कुछ बता दूँ उसके बारे में कि हम लोग इसमें दिल्ली पुलिस के सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं, जितने भी है, चाहे हेड कांस्टेबल हो, टीपीओ हो, और चाहे मिनिस्ट्रियल हो। जो भी एग्ज़ाम अभी आपके आ रहे हैं 16 तारीख से लेके आपके 12 जनवरी तक, 16 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सबका जीके जीएस जो है इसी बुक से कवर होगा, चाहे ड्राइवर हो, कोई भी हो। तो चलिए आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 200 क्वेश्चन खत्म कर लिया है। आज ही मैंने डाला है जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट जो है आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखने को मिलेगी, और मैंने वहाँ पे क्लास वाइज कर दिया है। अभी 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। आज हमारा थर्ड क्लास जो है आप देख सकते हो स्टार्ट हो रहा है। थर्ड क्लास जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको चारों बुक की पीडीएफ चाहिए, चार सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की जो है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए नंबर है 7070494476, जो कि आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। उस पर व्हाट्सअप मैसेज करें। और क्लास कब कब आती है, क्लास की अपडेट लेने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे एक डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो इस नंबर पर डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे व्हाट्सअप मैसेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप आप लोग खा पी के बैठे होंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, देखिए, पहली बात तो लिच्छवी की जो राजकुमारी है उसका नाम कुमार देवी है। कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो लिच्छवी की राजकुमारी जो कुमार देवी है, उसकी शादी जो है चंद्रगुप्त जो है प्रथम के साथ हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुई थी। इनका शासनकाल जो है 319 से लेकर 335 तक रहा। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है शादी किया था, यानी कि विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। वल्लभी के मैत्रक वंश, तो मैत्रक वंश के कौन है? भटार्क। कौन है? भटार्क। याद रखिएगा, मैत्रक वंश के जो है मैत्रक वंश के जो है कौन होंगे आपके? भटार्क। तो पहले नेट ऑफ कर दो यार, नेट रहता है, लोड लेते रहता है। एक सेकेंड, नेट में ऑफ कर देता हूँ लैपटॉप का। लो जी, चलिए। भटार्क नाम याद रखिएगा, मैत्रक वंश का संस्थापक कौन है? भटार्क है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में भटार्क ने की थी। किसने की थी? भटार्क ने की थी। भटार्क पहले गुप्त साम्राज्य का सेनापति था। गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के बाद उसने स्वतंत्र रूप से जो है शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो जनरली देखा गया है कि जो सेनापति था, बाद में वही मौके का फायदा उठा के जो है शासन कर लिया करता था। तो इसीलिए किसी को भी उतना क्लोज ना समझना, मौके का फायदा उठाते ही आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? भटार्क। गुप्त साम्राज्य जैसे ही कमजोर पड़ा, भटार्क ने अपनी स्थापना जो है कर डाली। तो आपको ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसे संबंधित है? जो जूनागढ़ का शिलालेख है, याद रखिएगा, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ और जूनागढ़ से जो है शिलालेख, वो आपके रुद्रदामन प्रथम से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो आपको जहां भी जूनागढ़ शिलालेख दिख जाए वहां रुद्रदामन प्रथम कर देना। जूनागढ़ शिलालेख जो है गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत पर एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख को जो है रुद्रदामन प्रथम ने 150वीं ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, तो किसे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम। सतकर्णी प्रथम ये भी नहीं होगा, बिंदुसार भी नहीं होगा, और कनिष्क भी नहीं होगा। तो रुद्रदामन प्रथम होगा। जूनागढ़ शिलालेख शक शासक, देखिए पहली बात तो ये कौन सा शासक है? शक शासक है।
शक वंश का शासक है। कोई भी यूट्यूब अभी पढ़ाएगा आपको, अभी आपको वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ला के पढ़ाएगा, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने जो है इसके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। इसकी विजयों प्रशासनिक वगैरह वगैरह इस शिलालेख में जो है रुद्रदामन प्रथम के बारे में ही बताया गया है। तो जूनागढ़ शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है? रुद्रदामन प्रथम के बारे में। फिर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो है आपको घुमा के पूछ दिया है कि फाहयान जो मैंने कल करवाया था, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, पुरानी लिस्ट मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है? इसके प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप जो है प्लेलिस्ट भी देखना, पुरानी वीडियो देखना जरूर। फाहयान सब जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान आया था। तो फाहयान एक चीनी बौद्ध यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य भी है, याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे। के शासनकाल में जो है 375 से लेकर 415 के दौरान भारत की यात्रा की। उसने अपनी यात्रा का विवरण जो है फो क्वो की नामक ग्रंथ में लिखा, जिसमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्थितियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो हरिसेन, याद रखिएगा हरिसेन। ये मैं कल कितनी बार ये रिपीट हो गया, बार बार देखो ये क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है। तो देखिए कि दिल्ली पुलिस कहाँ जो है प्रेशर डाल रही है एग्जाम में। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के हैं। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री थे। उन्होंने उनके जो है प्रसिद्ध क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, वह हरिसेन द्वारा ही लिखा गया है। कल मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन में बताया होगा ये बात, की रचना की थी। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजय, प्रशासनिक कुशलता और वीरता का जो है विस्तार से वर्णन करती है। इसे संस्कृत भाषा में कविता और गद्य के मिश्रण में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा, वही वही बात है समुद्रगुप्त, बस वही चीज़ों को जो है पलट दिया है। क्वेश्चन वही है। अगला है, इसने ऐसा नहीं डाला है कि मतलब अगर उस टाइप का क्वेश्चन है तो छोड़ दे, नहीं, उसने वो भी डाल दिया है कि कब कब पूछा गया है। देश ने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना। अब देखिएगा, थानेसर का राजा जो है हर्षवर्धन बना था। कौन बना था? हर्षवर्धन बना था। हर्षवर्धन बना था। तो कैसे याद रखेंगे? अभी आपने एक मूवी देखा होगा, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम, तो उसमें जो हीरो है ना, तेरी कसम, उसमें जो हीरो है ना, हीरो जो है, आपने मूवी देखी होगी सनम तेरी कसम, उसका सेकंड पार्ट भी आया लेकिन पार्ट वन ही था वो। तो उसमें जो हीरो है उसका नाम हर्षवर्धन है, ठीक है? हर्षवर्धन है उसका नाम। तो हर्षवर्धन है। तो जब वो लड़की लड़की जब, आपको पता होगा उसमें थाने का भी किस्सा है, ठीक है? तो हर्षवर्धन जो है थानेसर का जो है राजा बना, पिता और बड़े भाई के मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन नाम याद रखना आपको। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। तो पुष्यभूति राजवंश बोलिए या फिर वर्धन वंश बोलिए, दोनों एक ही है। इस वंश की जानकारी जो है बाणभट्ट द्वारा रचित चरित्र से ज्ञात होता है। रचित हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन के ही नाम पर बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है थानेश्वर, यानी जहाँ का कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। सबको याद होना चाहिए ये। एक एक लाइन आप ना विस्तार से देखते चलिए, इसका बीच में मत देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर आप नए हैं तो पहले मेरी पहली क्लास देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हर्षवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना। हर्षवर्धन 607 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है शासन किया। प्रारंभ में यह शैव उपासक था, लेकिन बाद में बौद्ध उपासक बना। बाद में जो है वह बौद्ध उपासक बन गया। इसने राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर लिया। और हर्ष की प्रमुख पुस्तकें जैसे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इत्यादि है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, थानेश्वर से जो है अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली? कन्नौज। कन्नौज जो है शिफ्ट कर ली।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का जो है पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो सुदर्शन झील के बारे में जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में बताया गया है सुदर्शन झील के बारे में। तो याद रखिएगा, सुदर्शन झील के बारे में रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में बताया गया है, तो आपको याद होना चाहिए ये। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिम भारत में सिंचाई की सुविधा हेतु करवाया था। मौर्य शासक अशोक के समय यवनराज तुषास्य ने उस झील पर जो है बांध बनवाया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख जो है इस झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, डीप डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में मिली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है पाटलिपुत्र, कौन सा, पाटलिपुत्र जो है वह लिच्छवियों से दहेज में मिला था, यानी कि पटना जो है चंद्रगुप्त प्रथम को मिल गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब पटना पाटलिपुत्र भी उसी इलाके में आता था, तो वो उसी का था, गुप्त साम्राज्य का। तो लिच्छवी की रानी जो है कुमार देवी से शादी करने के कारण चंद्रगुप्त को पटना जो है दहेज में मिल गया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त का पोता था। इसने 320 ईस्वी से शासन करना जो है प्रारंभ किया। वह अपनी सैन्य शक्ति क्षेत्र विस्तार के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। परिणाम स्वरूप उसे पाटलिपुत्र दहेज में मिला। इसका उत्तराधिकारी जो समुद्रगुप्त हुआ, समुद्रगुप्त को जो है विंसेंट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन कहा था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। तो पहले चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना भाइयों, चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना, चंद्रगुप्त। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? याद रखिएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है भारत में स्वर्ण काल के बराबर था। गुप्त राजवंश 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक रहा, जिसकी स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त करके मत आ जाना, श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य को स्थापत्य व साहित्य के उत्थान के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मैंने कुछ देर पहले बताया था। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांडक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इनका शासनकाल जो है 380 से लेकर 413 ईस्वी तक रहा। इनका इनका शासनकाल गुप्त काल का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। इनकी माता का नाम जो है दत्त देवी है। क्या था? दत्त देवी था, यानी समुद्रगुप्त की वाइफ दत्त देवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो महाराजाधिराज के जो है यह उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में मिला सम्मिलित कर लिया। इनका शासनकाल जो है
320 से लेकर 335 ईस्वी तक था। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 240 वर्षों का अंतर था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हरिसेन। कौन आ रहा है? हरिसेन। और इन्हें प्रयाग प्रशस्ति के लिए जो है जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद के जो शिलालेख है, स्तंभ, उसके लिए जो है इनकी रचना के लिए इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम से इनकी शादी हो गई थी और दहेज में जो है आपको पता है कि पाटलिपुत्र मिला था। ये मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ाया था। तो यहाँ इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अलग फैक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। उन्होंने सिक्कों में स्वयं तथा कुमार देवी व लिच्छवी के संयुक्त नाम से जारी किया। उन्हें दिनार के नाम से जाना गया। वह महाराजाधिराज की उपाधि को अपनाने वाले पहले गुप्त राजा थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्णन में किनकी उपलब्धियों का जो है उल्लेख है? आपको पता है इलाहाबाद स्तंभ में जो है हरिसेन का जो है अच्छा खासा जो है इनका हाथ रहा। हरिसेन का, तो हरिसेन का जो है अच्छा खासा हाथ रहने के कारण किसके दरबारी कवि थे? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसीलिए इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्णन में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धि थी। इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। देखिए, हरिसेन ने किया था। यह स्तंभ जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। यह गुप्त काल में राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोत में से एक है। यह प्रशस्ति की रचना संस्कृत में हुई थी। ध्यातव्य कि इस प्रशस्ति के कुछ हिस्सों को गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। याद रखिएगा, गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। देख लीजिए, दिल्ली पुलिस एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हर दिल्ली पुलिस इसको लेके बैठा जा रहा है। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, गुप्त शासन को भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंप्लीट बुक की पीडीएफ ले सकते हो। मज़ा आने वाला पढ़ने में, जिस तरह भी आ रहा है। मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा? जो मैंने आपको बता दिया अभी, पिछले क्वेश्चन में भी इसका एनालिसिस करवाया था। अगला है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, वो चंद्रगुप्त प्रथम है इनके पोता है या दादाजी हैं चंद्रगुप्त प्रथम के। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने तीसरे शताब्दी ईस्वी में के मध्य में की थी। गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में व्यापक आविष्कार और खोज हुए थे। तो आपको याद होगा ये सब। चलिए, अब हमारा 9th टॉपिक स्टार्ट हो गया है, दक्षिण भारतीय राजवंश। 9th टॉपिक में क्या आता है? दक्षिण भारतीय राजवंश। अब देखिए, जो दक्षिण भारत में जो है, यानी कि साउथ इंडिया में कौन कौन राजवंश थे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इसमें हम लोग चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उर्रईपुर देश का राजनीतिक केंद्र यानी कि राजधानी था। राजनीतिक केंद्र मतलब होता है राजधानी, जहाँ से वो राजनीति कर सकता था। तो चोलों का जो उर्रईपुर था, वह चोलों का था। कपास खरीफ की एक नगदी फसल है। उर्रई उर्रैयूर उर्रईपुर नहीं, उर्रैयूर कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान है। उर्रैयूर जो है कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ये लाइन आपको याद रखना है, जिसका उल्लेख जो है पहली शताब्दी ईस्वी में पहले महान चोल शासक जो है करिकाल की राजधानी के रूप में किया गया था। उर्रैयूर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर का एक क्षेत्र है। तो चोलों ने, तमिलनाडु से रिलेटेड कौन है? चोल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने आक्रमणों
में सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है कब्जा किया था? तो सबसे पहले जो है, जो राजराज प्रथम है, उसने जो है कब्जा किया था। परांतक द्वितीय का जो है पुत्र एवं उत्तराधिकारी अरिमोलिवर्मन या राजा प्रथम 985 से लेके 1014 तक था। इन्होंने राजराज राजराज की जो है राजराज की तथा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। अ, इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो है अधिकार करके चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और उसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। तो राजराज याद रखिएगा, चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग में कब्जा कर लिया था, राजराज ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो गंगा घाटी क्षेत्र पर जो है राजेंद्र प्रथम ने किया था, ये भी चोल शासक था। गंगा घाटी में राजेंद्र प्रथम ने जो है, इनको राजेंद्र महान भी कहते थे, गंगई कोड के नाम से भी जाना जाता था। 1023 ईस्वी में जो है गंगा क्षेत्र पर जो है विजय हासिल किया था। कावेरी डेल्टा में अपनी राजधानी जो है गंगई कोंड चोलमपुरम की स्थापना की थी। तो गंगा घाटी पर आक्रमण करने वाला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। राजेंद्र प्रथम ये चोल शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिष्ठित हो गए जब डैश ने तंजावुर को पल्लवों के एक सामंती प्रमुख मुत्तरायस मुत्तरायस से जब्त कर लिया। मुत्तरायस विजयालय याद रखिएगा, विजयालय। क्वेश्चन है, देखिए एनालिसिस पढ़िएगा अच्छे से तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, याद रखिएगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो चोल साम्राज्य की स्थापना है वह विजयालय ने की थी। विजयालय 8वीं शताब्दी में तंजावुर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। तंजावुर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की जो है उपाधि धारण की थी। उसने पल्लव साम्राज्य के शासकों से तंजावुर को जो है जब्त कर उरैयूर के स्थान पर इसे अपने राज्य की राजधानी बना ली। यह विजयालय ने तंजावुर को पल्लवों के सामंत प्रमुख मुतरायसन से छीनने के बाद सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी में जो है प्रतिष्ठित हो गए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने की। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा। विजयालय जो उरैयूर के प्राचीन प्रमुख चोलों के परिवार से थे, ये 9वीं शताब्दी के मध्य में मुतरैतर से डेल्टा पर कब्जा कर लिया, डैश शहर का निर्माण किया। तो अभी मैंने बताया था डी तंजावुर शहर का निर्माण किया, कब्जा करके तंजावुर शहर का निर्माण किया। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था ये। तो एक क्वेश्चन तैयार करते हो आप, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। विजयालय जो उरैयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, उसने जो है 9वीं शताब्दी के मध्य मुतरैयार मुतरैयार से डेल्टा पर जो है कब्जा किया और तंजावुर शहर का जो है निर्माण किया। तंजावुर अभी देखने को मिलता है, वह विजयालय ने किया था। चोल के संस्थापक, चोल साम्राज्य के प्रमुख जो है मतलब कि शासक है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशियन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था। मैंने आपको बोला था हर्षवर्धन के बारे में। वर्धन वंश के जो है शासक रहे हैं, जो कि जिनके पिताजी और बड़े भाई की मृत्यु के बाद इन्होंने पदभार संभाला था और अपनी राजधानी जो है कन्नौज ट्रांसफर कर लिया था। कहाँ से? थानेश्वर से। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। तो ऐसे ही रिवीजन करते चलिए, आपको याद रह जाएगा हमेशा। तो याद रखिएगा, चालुक्य जो पुलकेशियन है, पुलकेशियन जो है वह चालुक्य राजवंश से संबंधित था। पुलकेशियन द्वितीय जिन्होंने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में हराया था, वह चालुक्य राजवंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने हर्षवर्धन को पराजित किया, जो उस समय भारत का एक शक्तिशाली जो है शासक था। एहोल अभिलेख का जो है संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है।
इसका लेखक जो है रवि कीर्ति है। कौन इसका लेखक? रवि कीर्ति है। अगला है 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और डैश नाम एक अनुष्ठान किया। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट के प्रमुख जो है दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और कौन सा यज्ञ करवाया? सी, हिरण्य गर्भ यज्ञ। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ है, दंतीदुर्ग ने करवाया था हिरण्य गर्भ यज्ञ। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने, यह राष्ट्रकूट वंश के जो है प्रमुख थे दंतीदुर्ग, अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटाकर सत्ता स्थापित की और अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। इस यज्ञ को करने का उद्देश्य क्षत्रिय पद प्राप्त करना और अपनी सत्ता को जो है धार्मिक मान्यता प्रदान करना, इसका मतलब था। अगला है आपका राज राजसूय यज्ञ। राजा की सार्वभौमिकता और साम्राज्य की श्रेष्ठता को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ सम्राट द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार करने और क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता था। ये बात आपको याद रखना है। राजा राज एक, जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली जो है राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते हैं। किस वंश से हैं वो? चोल। किस वंश से है? चोल। ऑप्शन नंबर बी। तो राजा राज या फिर राजराज, राजराज प्रथम जिन्हें राजराज चोल के नाम से जाना जाता है, वह चोल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे। इन्होंने 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी तक जो है शासन किया। 1014 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया और इन शासन काल में चोल कला और वास्तुकला का स्वर्णिम युग जो है माना जाता है। राजराज चोल ने तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि चोल साम्राज्य के संस्थापक भी हैं। बृहदेश्वर मंदिर किन्होंने बनाया था? ये लाइन याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर किन्होंने बनाया था? राजराज राजराज ने बनाया था, याद रखिएगा, तंजावुर में। और तंजावुर बस्ती किन्होंने बसाई थी? राजराज ने ही बसाई थी। 226 की बात करते हैं। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन जो है किया गया है? तो चोल वंश का जो है बाघ, चोल वंश जो है बाघ, बाघ चोल। ठीक है, चोल वंश जो है चोल वंश जो है बाघ जो है इनका संकेतक था। चोल वंश का राजकीय प्रतीक बाघ था। इसे उनके सिक्के, मोहरों और राज चिन्हों पर जो है अंकित किया गया। चोल वंश के संस्थापक जो है विजयालय, राजराज संस्थापक नहीं है चोल के, मैंने अभी जस्ट ऊपर में गलत बता दिया। विजयालय जो है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बल्कि बताया था कि विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए, संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के तीनों राज्य चोल, चेर और पांड्य का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आता आपका है, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश ने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुब शाही ने। ऑप्शन नंबर डी, चार मीनार का निर्माण जो है हैदराबाद शहर की स्थापना के समय 1591 ईस्वी में किया गया था। चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के शासक जो है मोहम्मद कुली मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार का निर्माण हैदराबाद शहर की स्थापना के समय में हुआ था। तो चार मीनार किन्होंने बनवाया था?
कुतुब शाही ने बनवाया था और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका निर्माण। हैदराबाद में महामारी प्लेग के ख़त्म होने की खुशी में इसका निर्माण करवाया गया था। चार मीनार जो है तेलंगाना का एक ऐतिहासिक स्मारक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो चार मीनार कहाँ पे है अभी? अभी प्रेजेंट में जो है तेलंगाना में है और इसे बनाया था कुतुब शाही राजवंश ने। और कुतुब शाही के राज उस समय शासक कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं है? पल्लव वंश का शासक देखिए महेंद्र वर्मन है, वर्मन लगा हुआ है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, वर्धन नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर ये वर्धन तो बिल्कुल नहीं है, वर्धन वंश का होगा ये। और सी विष्णु हो सकता है, तो ऐसे भी आप जो है टिक लगा सकते हो। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन और सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक हैं। सी विष्णु ने 1575 से लेकर 1590 काल भ्रमों को जो है काल भ्रमों को पराजित कर जो है 6ठी शताब्दी में उत्तरार्ध में पल्लव वंश का शासन आरंभ किया। सिंह विष्णु ने अवानी सिंह सिंह विष्णुयोत्तर की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन पूज्य भूति वंश का शासक था। इसके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन एक महान शासक था। तो जितने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो एक एक क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर जो है रेडी करके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा इन्हीं में से रहेगा, बस अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कंदम मयूर दर्शन शरदम शर्मन ने। कदम्ब मयूर शर्मन। देखिए कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं ये। कदम्ब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश है। कदम्ब वंश के राज्य की स्थापना जो है 4ठी सदी में हुई थी। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर शर्मन नाम के एक ब्राह्मण थे जो विद्याध्याय के लिए जो है कांची में रहते थे और किसी पल्लव राज्याधिकारी द्वारा अपमानित होकर उन्होंने 4ठी ईस्वी में प्रतिशोध स्वरूप जो है कर्नाटक में एक छोटा सा जो है राज्य स्थापित किया। इस राज्य की राजधानी जो है जयंती अथवा बनवासी थी। तो कदम्ब याद रखें, कदम्ब। कदम्ब मयूर शर्मन ये ब्राह्मण थे, बाद में जो है उन्होंने एक नया ही राज्य बना दिया। बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 1543 सीई में चालुक्य वंश के डैश द्वारा बनाया गया। तो बादामी किला जो याद रखिएगा पुलकेशिन प्रथम ने बनवाया था। पुलकेशिन प्रथम ने जो है बादामी किला बनवाया था, एक प्राचीन किला है। हाँ चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में गुप्त वंश के पतन के बाद 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की जो है स्थापना की थी। पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की जो स्थापना की थी याद रखिएगा। तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? चालुक्य वंश के संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने जो है ततापी को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपनी राजधानी बना ली। पुलकेशी प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है क्योंकि बादामी किला इन्होंने बनवाया था। बादामी के अभिलेख में बल्लभेश्वर चालुक्य शासक का उल्लेख मिलता है जिसने बादामी किले का निर्माण करवाया था। 231वां क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? संगम साहित्य। संगम साहित्य याद रखिएगा दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इसको पढ़िएगा, संगम साहित्य बहुत ही बढ़िया है, इसको पढ़िएगा, इस टॉपिक को अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। तो संगम साहित्य का संबंध जो है पहली बात तो दक्षिण भारत से था। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद या गोष्ठी। क्या क्या होता है? संघ होता है, परिषद होता है या गोष्ठी होता है। इसमें तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। दक्षिण भारत में कुल 3 संगम का आयोजन किया गया था। प्रथम संगम जो है आचार्य अगस्त की अध्यक्षता में मदुरई में
आयोजित किया गया था। द्वितीय संगम में अध्यक्ष जो था अगस्त तथा तोलकलपियम था, स्थान जो है कपाटपुरम था। तृतीय संगम के अध्यक्ष जो है नक्कीरर, स्थान जो है मदुरई था। अगला है 332वां, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु प्रयोग देश हेतु किया गया था। याद रखिएगा, भूमि उपहार जो ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को जो दिया जाता था भूमि, उन्हें ब्रह्मदेव कहते थे। ये मैंने पिछली क्लासेस में करवा रखा है, शायद पहली क्लास में मैंने ये इसके बारे में बताया था, फर्स्ट क्लास में। आप जो एक बार देख लेना। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस शेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक जो है विजयालय है। तो जो चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है। अब इसके बारे में आगे भी होगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन से ही हमारा जो है बेसिक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन से ही मजा आ जाएगा पढ़ने में। जिसकी राजधानी जो है तांजय यानी कि तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। तो नरकेसरी की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन है? विजयालय। उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का जो है मंदिर बनवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार निम्नलिखित हैं। वेलन वेलन गवाई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि होती थी। और शाला भोग जो है किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि होती थी, शाला भोग। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 233 नंबर का क्वेश्चन आता है। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ होता है। अब देखिए, चोल प्रशासन का संबंध में वेट्टी शब्द का जो है वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? टी यानी कि कर। वेट्टी मतलब कर। वेट्टी दे, अगर कोई बोले तुमको कि वेट्टी दे यानी कि टैक्स दो। देखो, जो तमिलनाडु साइड के होंगे उसको तो ये भाषा पता ही होगा। वेट्टी जो है आपके तमिलनाडु की भाषा है। वेट्टी मतलब होता है कर। तो चोल प्रशासन में वेट्टी शब्द का अर्थ कर होता है। क्या होता है? कर, यानी कि टैक्स इसको बोलते हैं, टैक्स। ठीक है, वेट्टी को। चोल राजवंश ने 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत के दक्षिण क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक जो है 5 से अधिक शताब्दियों तक जो है चलता रहा। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की। चोल साम्राज्य में विशाल राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें जो है मंडलम के रूप में जाना जाता था। मंडलम को नाडु जिला में विभाजित किया जाता था। नटराज की मूर्ति चोल कालीन मूर्ति का जो है नमूना है। तो याद रखना है, वेट्टी, वेट्टी मतलब कर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदयुक्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो हरिण गर्भ, गर्भ याद रखिएगा। दंती दुर्ग ने जो है हिरण गर्भ, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हिरण दंती दुर्ग का आपको एक यज्ञ याद रखना है, हिरण्य गर्भ। दंती दुर्ग जो है मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इन्होंने 735 से 756 ईस्वी तक जो है शासन किया। इसने अपने चालुक्य अधिपति को पदयुक्त करने के पश्चात जो है हिरण्य गर्भ का अनुष्ठान किया। याद रखिएगा यज्ञ के बारे में, दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग के प्रमुख थे किसके? राष्ट्रकूट के। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। दंती दुर्ग राष्ट्रकूटों का प्रमुख था। दंती दुर्ग जो है 735 से लेकर 756 तक चालुक्य साम्राज्य पर जो है चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था? चालुक्य साम्राज्य को जो है हराया था और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर डाली। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया तथा उसने महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारकर इत्यादि उपाधि जो है धारण की। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। दंती दुर्ग के प्रमुख थे राष्ट्रकूट के। तो
इन्होंने ही कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम कौन सा था? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, डैश राजवंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के, आपके पल्लव वंश के थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश राजवंश के शासक थे, जिन्हें माल्ल मामल क्या मामल के नाम से भी जाना जाता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। वह अपने अभिलेखों में वातापीकोण के रूप में जो है उद्धत है। महामल्लमपुरम यानी कि महाबलीपुरम बसाने का श्रेय जो है, महाबलीपुरम को पता होगा तमिलनाडु में है, पल्लव वंश भी तमिलनाडु का था। महाबलीपुरम बसाने का श्रेय जो है नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है। तथा रथ मंदिरों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। जो रथ मंदिर है उसका निर्माण भी इसी ने ही करवाया था। आपको इस बात पे ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो कीर्तिवर्मन प्रथम के जो है पुलकेशन प्रथम, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम जो है पुलकेशन प्रथम का उत्तराधिकारी था। कीर्तिवर्मन प्रथम जो है पुलकेशियन प्रथम के कौन थे? उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी था, यही उनका पूर्ववर्ती शासक था। पुलकेशन प्रथम के दो पुत्र थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। तो पुलकेशन जो है पुलकेशन प्रथम के दो बेटे थे, एक कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश, तो इन्होंने कीर्तिवर्मन प्रथम को शासक बनाया। अगला है, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई? तो किस शासक के द्वारा? विजयालय चोल, विजयालय के द्वारा। मैंने बहुत बार पढ़ाया भी कि चोल जो है विजयालय चोल के बारे में जो है बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि विजयालय मतलब कि चोल का जो है बाघ जो है उसका प्रतीक होता है। चोल का उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से जो है प्राप्त होने लगता है। संगम युगीन मणिमेलई में चोलों को जो है सूर्यवंशी कहा गया। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। यह पल्लव यह पल्लव अधीनता में उरैपुर उरैयूर प्रदेश का जो है शासक था। इस वंश की राजधानी जो है तंजावुर थी। बाद में जो है गंगकोड़क चोलमपुर बन गई। आपको ये भी याद रखना है, बाद में जो है इसकी राजधानी तंजावुर से गंगकोण गंगकोण चोलमपुर बन गई। अन्य चोल शासक जो है आदित्य प्रथम, परांतक चोल प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम आदि इस वंश के जो है अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। तो याद रखिएगा, विजयालय चोल जो है चोल वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, चोलों के शिलालेख चोलों के शिलालेख में जिन्हें तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से अ, किस कर का जो है उल्लेख सबसे अधिक बार जो है मिलता है? वेती या वेट्टी, वेती बोलिए या फिर वेट्टी बोलिए, दोनों एक ही है। ये एक कर का प्रकार है। ठीक है, चोल वंश का जो है कर है और उसके बारे में मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट्टी बोलिए या वेती बोलिए। ये क्वेश्चन जस्ट अभी पहले भी आया था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो संगम साहित्य जो है याद रखिएगा तमिलनाडु यानी कि साउथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साउथ से जुड़ा हुआ है संगम साहित्य। संगम साहित्य भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। संगम साहित्य मुख्य रूप से जो है तमिल भाषा में लिखी गई है। संगम युग की जो है प्रमुख रचनाएं जो है तोल्कापियम, एतुत्तोकई, पत्तू पातू, पदिनेके किल्ली कणकु इत्यादि ग्रंथ जो तथा शिल्पाधिकारम, मणिमेखलम और जीवन चिंतामणि महाकाव्य भी शामिल है। तो संगम साहित्य तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वायत्त किस शासनकाल की विष्टि है?
विशिष्टता है। ग्रामीण स्वायत्त जो है चोल का है। ग्रामीण स्वायत्त चोल राजवंश की विशिष्टता है। चोल शासन काल में ग्राम में दो तरह के जो है संस्था थी, महासभा उर और महासभा। उर और महासभा। निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसे मामल्ल के नाम से जाना जाता था? मैंने अभी बताया था नरसिंह वर्मन के बारे में। इन्हें ही महाबलीपुरम बसाने का श्रेय दिया जाता है, नरसिंह वर्मन को। तो क्वेश्चन जो पहले है वही क्वेश्चन देखिएगा आप, रिपीट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रीवियस का बहुत रोल रहता है। देखिए ना, ये फॉरेस्ट गार्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल समय वर्ष 630 से 668 जो है ईस्वी तक था। उसने चालुक्य की राजधानी बादामी को जीतकर महामल्ल यानी कि महामल्ल की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो है काल वर्ष 600 से 630 ईस्वी तक था। उसने महंत विलगस, विचित्र चिंत और गुणाभार आदि उपाधियां जो है धारण की। याद रखिएगा। और हमारा यहाँ पे जो है समाप्त होता है। अब आता है हमारा 10वां टॉपिक, जो कि है सीमावर्ती राजवंश। कौन सा है? सीमावर्ती राजवंश, यानी कि बॉर्डरलिन डायनेस्टीज, जो कि सीमावर्ती थे। आपको ये सारे अब क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं फैक्चुअल आएंगे, और डायरेक्ट जो है लेटेस्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। चलिए, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उनके चाचा डैश उसके उत्तराधिकारी बने, तो कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक जो दंती दुर्ग था, और दंती दुर्ग ने ही क्या करवाया था? आपको पता होगा, हिरण गर्भ। इन्होंने दंती दुर्ग ने ही जो है हिरण गर्भ यज्ञ करवाया था। कौन सा? हिरण गर्भ, हिरण गर्भ यज्ञ करवाया था। तो इनके तो कोई बेटे नहीं थे। राष्ट्रकूट वंश का यह इकलौता शासक था। बाद में इनके चाचा जो है कृष्ण प्रथम थे, वो गद्दी पर बैठ गए इनकी मृत्यु के बाद। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हुई, और उनके चाचा कृष्ण प्रथम जो है उनके उत्तराधिकारी के रूप में पद संभाला। दंतीदुर्ग जो है 735 से लेकर 756 तक पद पे रहे, और उनके चाचा 756 से लेकर 773 तक जो है रहे। चलिए, अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नाम सुना होगा आपने, का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? पाल। आपको याद होगा, पाल राजवंश के समय में जो है, पाल राजवंश के समय में विक्रमशिला का जो है निर्माण किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश की जो है शासक धर्मपाल, इन्होंने क्या किया था? धर्मपाल ने कराया था। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अभी बिहार का भागलपुर जिला है, वहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा और 100% डिजिटल विश्वविद्यालय है, यानी कि 100% जो है डिजिटल एजुकेशन देने वाला जो है विश्वविद्यालय बन चुका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ? पाल वंश के धर्मपाल ने करवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिक्का नामक जो है महिला शासक का शासन था? तो दिक्का नामक महिला, महारानी दिक्का इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महारानी दिक्का। तो कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। चलिए इसको पढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है भाई, मुझे तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आपको आपको आप मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम है और मुझे भी अच्छे से पढ़ना है। महारानी दिक्का लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पोती थी। उन्होंने 1958 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक जो है कश्मीर पर शासन किया। उसके शासन का जो है वृत्तांत कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। प्राचीन संस्कृति कवि कल्हण ने कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक विद्या का उल्लेख किया है। आशीष कौल का ऐतिहासिक उपन्यास दित्ता द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर दित्ता के जीवन के
पर आधारित है। तब देखिए आशीष कौल ने इन पे बुक लिख दी। महारानी दीप्ता जो है एकमात्र शासक थी, तो ये हमें याद रखना है कश्मीर की थी। हमें एक एक चीज जो है याद रखना चलता है। महारानी दीप्ता, हम तो नाम ही पहली बार सुने भाई, मेरा जीके इतना कमजोर है ना, इसीलिए मैं पढ़ा के जीके को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ पढ़ा पढ़ा के अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर लूँ। अगला क्वेश्चन है, सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? सेन, तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय में जो है ये अंतिम शासक थे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ सेन वंश के बारे में। सेन वंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जो मध्य भारत में बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सेन वंश ने कहाँ पे किया था? बंगाल में। इसने लगभग 160 वर्षों तक जो है बंगाल पर शासन किया। बहुत बड़ी बात है, सेन वंश ने 160 वर्षों तक जो है बंगाल पर शासन किया था। सेन मूलतः कर्नाटक के थे, लेकिन देखो कर्नाटक के थे और शासन कहाँ कर रहे थे? बंगाल में कर रहे थे। ये स्वयं को जो है कर्नाटक क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय मानते थे। इस वंश का जो है प्रथम शासक था सामंत सेन। लक्ष्मण सेन के समय जो है खिलजी का आक्रमण हुआ। अंततः यह राज्य मोहम्मद खिलजी को समर्पित करना पड़ा और साम्राज्य का पतन हो गया। लक्ष्मण सेन के समय में पतन हो गया बंगाल बंगाल पर मुस्लिम आक्रमण के कारण। अगला है, निंगथुजा राजवंश ने डैश की पूर्ववर्ती रियासत पर जो है शासन कर लिया? तो मणिपुर। जो निंगथुजा था राजवंश, पढ़ते हैं इसके बारे में। निंगथुजा राजवंश, जिसे मंगांग राजवंश के नाम से भी जाना जाता था, इसने मणिपुर के राजाओं के वंशज जो है शामिल थे। निंगथुजा का शाब्दिक अर्थ है राजा के संतान अथवा राजवंश में 125 विस्तारित परिवार है। इस राजवंश की जो है स्थापना 33वीं में राजा नोंगड़ा लैरेन पखंगबा द्वारा की गई थी। नोंगड़ा लैरेन पांखगबा द्वारा जो है की गई थी नंगथुजा राजवंश की स्थापना। भाई थोड़ा सा तो हार्ड है, 20 में पूछा गया है, देखो ना 20 में पूछा गया है ये कांस्टेबल वाले एग्जाम में। अब हमारा 10 टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारा आता है आज का, पहले 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ देर का ब्रेक ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्राचीन कालीन जो है साहित्य एवं साहित्यकार की हम लोग बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सब आएगा। नाटक जो है मृच्छकटिक, कौन सी? मृच्छकटिक की रचना किसने की थी? तो शूद्रक ने की थी। मृच्छकटिक की जो है रचना कितने की थी? शूद्रक ने की थी। मृच्छकटिक, मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी की गाड़ी, याद रखिएगा मृच्छकटिक। शूद्रक द्वारा लिखी एक संस्कृत नाट्य है। जो मृच्छकटिक है वो संस्कृत नाट्य है। यह चारुदत्त और गणिका वसंत सेन की प्रेम कहानी थी। इसमें जो मृच्छकटिक थी उसमें चारुदत्त और गणिका वसंत सेन की जो है प्रेम कहानी थी। इस नाटक की जो है पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है, आधुनिक आधुनिक पटना है। अगला है, 12वीं शताब्दी के लेखक कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बारे में बताया? आपको पता होगा, मैंने बार बार बताया था कि कश्मीर के बारे में कण्हन ने बताया था अपनी राजतरंगिणी पुस्तक में। आपको पता होना चाहिए जो राजतरंगिणी है वो 12वीं शताब्दी के लेखक कण्हन द्वारा जो है राजतरंगिणी पुस्तक जो है लिखी गई, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और कब लिखी गई? 12वीं शताब्दी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में कश्मीर के शासकों राजवंशों द्वारा दरबार या युद्ध किए गए गतिविधियों का वर्णन मिलता है इसमें। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है पूछ सकता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, पूछ सकता है। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। इसका रचना 1146 से लेकर 1149 ईस्वी माना जाता है। यह ग्रंथ 8 सर्गों में विभाजित है। इसमें 8000 से अधिक श्लोक है। तो राजतरंगिणी में 8000 से अधिक श्लोक है, याद रखिएगा, और 8 सर्ग में विभाजित है। 8 सर्ग में विभाजित और प्रत्येक सर्ग में हजार हजार श्लोक है, याद रखिएगा।
चलिए आज 250 क्वेश्चन, उसके यानी कि 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में थी, याद रखिएगा। इलाहाबाद का जो है, इलाहाबाद के स्तंभ पर जो हरिसेन ने अभिलेख लिखा है वह संस्कृत भाषा में लिखा है और समुद्रगुप्त के समय में लिखा हुआ है। ये समुद्रगुप्त की उपलब्धि का वर्णन करता है, जिसमें कि जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्तियां हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है इलाहाबाद के स्तंभ पर, या फिर प्रयाग प्रशस्ति इसका अन्य नाम है। इलाहाबाद के स्तंभ का अन्य नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो कुछ भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, घबराना नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, फिर करते हैं हम लोग आज का 51वां क्वेश्चन स्टार्ट। हेलो गाइस, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आप लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे। मज़ा आ रहा पढ़ने में? भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाट्य निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था कालिदास ने, जिसमें कि राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी थी। तो आपको याद होना चाहिए, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी थी। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पर आधारित अभिज्ञान शकुंतलम है। इसकी रचना जो है गुप्त काल में महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। ये अभिज्ञान शकुंतलम भी किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में की गई। कालिदास द्वारा लिखे गए अन्य नाटक याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम, जिसमें कि अग्निमित्र एवं मालविका के प्रणय कथा पर आधारित है। अगला है विक्रमोर्वश्यम, इसमें और प्रतिज्ञा योग धारणक, ये भी क्या है? ये भी आपके महाकवि कालिदास का ही है। तो विज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है और राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पृथ्वीराज रासो लिखा है? किसने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है? तो चंद बरदाई ने, चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है। आपको ये बात याद रखनी है। चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है, चंद बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन व चरित्र का जो है वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के चरित्र और जीवन का वर्णन मिलता है। इसमें 69 सर्ग हैं। इसके रचयिता जो है चंद्रबरदाई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शासन कला, राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो सबको पता है विष्णुगुप्त ने लिखी है। इन्हीं को क्या कहते हैं? देखो, फंसाने के लिए आपको विष्णुगुप्त दिया है ना। इन्हीं को कहते हैं चाणक्य, है ना, और इन्हीं को कहते हैं कौटिल्य।
ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है ना। इन्हें कहते हैं चाणक्य, इन्हें कहते हैं कौटिल्य, तो इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा है। तो अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको विष्णुगुप्त, जिन्हें जो है चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, देखो लिखा हुआ आ गया। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासनकाल, राजनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक नीति एवं सैन्य रणनीति पर जो है आधारित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्य, मंत्री, गुप्तचर प्रणाली, कर व्यवस्था, रणनीति और कूटनीति पर जो है विस्तृत चर्चा है। यह राजनीति विज्ञान एवं अर्थनीति का जो है संयुक्त ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन है? अब देखो शिशुपाल वध ये प्रसिद्ध कृति है, इसके बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो उसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, माघ द्वारा जो है संस्कृत में यह लिखा गया है। 20 सर्गों और 1800 अलंकारिक छंदों से रचित रचित जो है ग्रंथ है। संस्कृत के 6 महाकाव्यों में गिना जाता है। इसमें कृष्ण द्वारा जो है शिशुपाल के वध का कथा का वर्णन है। तो शिशुपाल का वध किसने किया था? कृष्ण ने किया था। शिशुपाल, तो शिशुपाल वध जो है किसने लिखा है? माघ ने। किसने लिखा है? माघ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र, अभी जस्ट मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र लिखी गई है। दिए गए शेष विकल्प जो है भगवती सूत्र के बारे में बात करते हैं। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो श्वेतांबर जैन आगमों में आता है, जिसे भद्रबाहु द्वारा संकलित किया गया। आपको पता है ना, श्वेतांबर ही हैं जो कपड़े पहनने का रखते हैं, और जो दिगंबर है वो बिना बिना वस्त्रों को पहनते हैं। तो श्वेतांबर कौन है? भद्रबाहु के। और दिगंबर कौन है? शूद्रबाहु के। ठीक है, तो भद्रबाहु आपको याद रखना है, श्वेतांबर वाला याद रखना है। भगवती सूत्र उन्होंने लिखा है। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी द्वारा जो है रचित है। पूर्व मीमांसा। अंगुत्तर निकाय, यह बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक का एक भाग है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसे भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो है संकलन माना जाता है, अंगुत्तर निकाय को। देखो डिटेल में जितना सीखने को मिल रहा है ना, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो मजा आ रहा है, लेकिन साथ में उसका जो डिटेल पढ़ रहे हैं उससे बहुत नॉलेज मिल रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। ये बात आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध चरित्र जो है किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष है। यह महाकाव्य गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सोदरानंद, वज्रसूची इत्यादि। अन्य लेखक का था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? अन्य लेखक जैसे कि जिनसेन ने हरिवंश पुराण लिखा, दंडी ने दश कुमार चरित्र लिखा, और शूद्रक ने जो है मृच कटिकम लिखा। मृच कटिकम जो है शूद्रक ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है? तो जो कारम कारम आपको पता ही है, तमिलनाडु साइड ही चलता है ये। ठीक है, शिल्पाधिकारम जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, एक महाकाव्य है। इसे तमिल भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। शिल्पाधिकारम की रचना चोल वंश के शासक सेन गुट गुटवर्धन के भाई इलाको आडिगल ने ईसा की 3री शताब्दी में किया। इस महाकाव्य में जो है कन्नगी नाम की महिला की कहानी है। ये सब जो है याद रखिएगा। इसमें जो अपने पति के वरण की गलत फांसी के लिए जो है न्याय चाहती थी, उनके पति को जो है फांसी दे दिया गया था, और उस पति के लिए जो न्याय न्याय चाहती थी। इस महाकाव्य को पायल की कहानी के नाम से भी जाना जाता है, शिल्पाधिकारम। इसमें यही कहानी दिया गया है। अगला है, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है?
देखो भास है, कादम्बरी, बाणभट्ट, कादम्बरी, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट एक बाणभट्ट जो है एक भारतीय कवि और लेखक थे, जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य में कई महत्वपूर्ण जो है रचनाएं की, जिसमें कादम्बरी और हर्षचरित्र प्रमुख जो है थे। और हर्षचरित्र भी बाणभट्ट ने लिखा है और कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखा है, आपको याद कर लेना है। और चंद्रापीड़ की जो है प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। कादम्बरी अपनी साहित्य भाषा और शैली के लिए जाना जाता है। चलिए, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार, यात्री थे। उन्होंने 11वीं सदी में भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत की संस्कृति, परंपराओं, धर्म, समाज और भूगोल पर जो है गहन अध्ययन कर किताब उल हिंद नामक जो है पुस्तक लिखी। है पुस्तक तत्कालीन भारत समाज और विज्ञान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अल बरूनी ने लिखी है। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के थे, कनिष्क प्रथम के थे। ठीक है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? अश्वघोष, और वह कनिष्क के दरबारी कवि थे। कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा जाता है। कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 261वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक हैं? तो अल बरूनी। याद रखना, भारत पर आधारित है ये किताब उल हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान। अल बरूनी ने लिखी है। भारत पर आधारित जो है किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी है। अभी जस्ट आया था ये क्वेश्चन। यह किताब जो है अरबी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें 11वीं शताब्दी से भारत इतिहास, सामाजिक वगैरह वगैरह जो मैंने पढ़ा दिया है वही है। चलो, अगला है प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र के लिए योगदान दिया जाता है। पाणिनि जो है वह संस्कृत व्याकरण के जो है बहुत ही बड़े विद्वान थे। ठीक है, पाणिनि, तो इनके लिए उन्हें योगदान जो दिया जाता है। प्राचीन विद्वान पाणिनि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लिए प्रसिद्ध है। और अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। पाणिनि की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वे संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान थे। पाणिनि की अन्य रचना जो है उणादीक सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ और जम्बवती विजय आदि है। कण्हन नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का जो है इतिहास लिखा है? कल्हण का जो है राजतरंगिणी है, जिसमें कि इन्होंने शायद कश्मीर का लिखा होगा, कल्हण ने। जी हाँ, राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के राजाओं का है। शायद क्यों बोल रहा हूँ मैं, कई बार तो क्वेश्चन में आ चुका है। कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का जो है राजनीतिक इतिहास है। राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय साहित्य में पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यह संस्कृत में है। इसकी मुख्य विषय वस्तु कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना जो है महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद जैन उल आबुदीन ने करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा लिखी गई है? देखो, ये भवभूति का नाम आपने सुना है? इन्होंने जो है रामचरित लिखा है द्वारा, अच्छा सॉरी, नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, रामचरित नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने उत्तर रामचरित की रचना की थी, रामचरित की नहीं। ठीक है, भवभूति ने महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित की रचना की थी, रामचरित की नहीं की थी। भवभूति जो है आविर्भाव
700 ईसा पूर्व में लगभग हुआ। ये कन्नौज के शासक जो है यशोवर्मन के राजसभा का निवासी था। रचनाओं को कालिदास के नाटकों के समतुल्य ही माना जाता था। जो कालिदास ने रामचरित की रचना की, उन्होंने उत्तर रामचरित की रचना की भवभूति में। यहाँ पूछा है पाणिनि कौन था। याद रखिएगा, पाणिनि विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा व्याकरण तैयार किया था, है ना। और इसका नाम क्या था, कोई बताएगा? अभी जस्ट मैंने बताया था। इन्होंने संस्कृत भाषा में एक व्याकरण तैयार किया था जिसको बोलते हैं राजतरंगिणी। ठीक है। पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। इनका जन्म जो है 500 ईसा पूर्व में तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम जो है अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है इनके व्याकरण का नाम। जिसमें 8 अध्याय और लगभग जो है 4 सहस्त्र सूत्र है। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का जो है बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, अब हमारा आ गया है प्राचीनतम स्थापत्य कला। मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहूंगा, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। हेलो 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 गाइस, सॉरी फॉर द लेट। चलिए, अब हमारा जो है 12th टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। यानी कि एंशियंट पीरियड के जो है जितने भी आपके उस समय जो है पेंटिंग्स हुए, म्यूजिक हुए, है ना, आर्किटेक्ट हुए, वो सारे के सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 266 नंबर क्वेश्चन के। कैलाश मंदिर निम्नलिखित में जो है किस प्रकार के चट्टान से बना था? तो कैलाश मंदिर जो है, याद रखना कि बेसाल्ट बेसाल्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं से बना शैल शैल कर्तित मंदिरों में से एक कैलाश मंदिर जो है बेसाल्ट चट्टान से बना था। यह मंदिर एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया था जो द्रविड़ शैली में है। यह मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, यानी कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ठीक है भाई भाई, बहुत बड़ा पहाड़ था एक, ठीक है, पहाड़ था। उसको काट काट के जो है कैलाश मंदिर जो है बनाया गया था। बहुत ही बढ़िया कैलाश मंदिर बनाया गया है, आप देख लीजिएगा। चट्टान को काट के, तो बेसाल्ट चट्टान थी वो बहुत बड़ी, उसको काटा गया और उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया।
हर्मिका एक डैश बौद्ध रेलिंग है जिसमें जिसमें से एक जो है शेफ्ट निकलता है जो को शाही छतरी को जो है टेक प्रदान करता है। हर्मिका क्या है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, हर्मिका क्या है। हर्मिका एक चौकोर है। क्या है? चौकोर। हर्मिका एक चौकोर बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शेफ्ट निकलता है जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। यह देवताओं के निवास का प्रतीक है। यह स्तूप के शीर्ष पर जो है मौजूद एक रेलिंग है जो बुद्ध वास्तुकला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर जो सपाट गोल संरचना के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है? तो ए अम्लक। अम्लक। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल संरचना के लिए अम्लक शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों के मंदिर हिमालय और विंध्य के बीच के भूमि क्षेत्रों में फैली है तथा नागर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो हर्मिका। स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित क्या होता है? हर्मिका। स्तूप एक बौद्ध प्रार्थना स्थल है जो कि टीले का गुदंबर के आकार का होता है। स्तूपों में जो है बुद्ध और पवित्र बौद्ध अवशेषों को जो रखा जाता है। स्तूप की संरचना में छत्रावली, यष्टि, हर्मिका, प्रदक्षिणा पथ और वेदिका सम्मिलित होते हैं। हर्मिका एक जालीदार मंडप है जो कि स्तूप के ऊपरी भाग में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, आज का 17वां क्वेश्चन है। हिंदू मंदिर का जो है अंतरम पवित्रतम स्थल जहाँ पर प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे गर्भगृह कहते हैं। हिंदू मंदिर का जो है अंतरम पवित्रतम स्थल, सबसे अंदर का पवित्र स्थल जहाँ पे हम लोग देवी देवता की मूर्ति रखते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक है। गर्भगृह सबसे पवित्र जगह होता है जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति का स्थापना किया जाता है। गर्भगृह मंदिर जो है हृदय स्थल जो है माना जाता है। गर्भगृह मंदिर का हृदय स्थल माना जाता है। भारत में मंदिर निर्माण की शैली कैसी होती है? उत्तर भारत में जो आपको नागर शैली मिलेगी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की मिलेगी। ये भी हो गया। अगला है, पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल शैली से संबंधित है? तो मथुरा। जो पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां वह किस शैली की है? तो मथुरा शैली की है। पंजाब में संघोल यानी कि जिला फतेहगढ़ साहिब में जो है मिली है मिली स्तूप की मूर्तियां मथुरा स्कूल शैली से जो है संबंधित है। मथुरा कला शैली का विकास जो है मथुरा क्षेत्र में हुआ था। मथुरा कला शैली में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। इस शैली में प्रकृतिवादी शैली का इस्तेमाल जो है किया गया है। पंजाब में जो मिली है वो मथुरा शैली की है, याद रखना है। भारत में स्थित मंदिरों की जो है संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर जो है फार्मसाना और लैटिना के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो शिखर के आधार पर। भारत में स्थित जो है नागर शैली से बनी मंदिरों की जो है संरचना उनके शिखर के आधार पर जो है फार्मसाना और लैटिना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः मंदिर जो है गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है। दक्षिण भारत में स्थित जो है मंदिरों के परिसर में प्रवेश करने वाले अलंकृत पर्वत जैसा प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के मंदिरों में बने विशाल तथा अलंकृत प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम कहा जाता है। जो सामान्यतः पत्थर के जो जो सामान्यतः पत्थर के बने होते हैं। यह दक्षिण भारत के वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। गोपुरम की उत्पत्ति जो है चोल, पल्लव तथा विजयनगर राजवंशों के तहत जो है निर्मित प्रारंभिक संरचनाओं से मिलती है। भारत में गोपुरम मंदिर के उदाहरण है। ये गोपुरम आपका ये सभी सभी जो है गोपुरम मंदिर के उदाहरण है। चलिए, उनका प्रवेश द्वार जो है गोपुरम कहलाता है। प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर आपको सब पता है कि उड़ीसा में है ये। ठीक है।
मूर्तियों को कौन सा जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य दर्शाया गया है? तो ओडिसी। ओडिशा में है भी और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से दर्शाया गया है। प्राचीन कोणार्क का सूर्य मंदिर। मूर्तियों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिशा को दर्शाया गया है। इस मंदिर को 113 शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय निरीक्षक के केंद्र बिंदु पर स्थित है? तो कहाँ, कौन सा मंदिर? जो आपका चिदम्बरम मंदिर है। चिदम्बरम, चुंबकीय, चौ से चुंबकीय, चौ से चिदम्बरम, आपको याद रखना है। चिदम्बरम मंदिर चोलकालीन जो है द्रविड़ शैली यानी कि साउथ इंडियन साइड का है। ये चिदम्बरम मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। चिदम्बरम 5 शिवों मंदिर में से एक है। 5 शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 5 प्रकृति तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जो है, और आकाश आकाश में से जो है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर शहर के मध्य तथा विश्व के चुंबकीय निरीक्षक के केंद्र बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट है, वृत्तायता मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक प्रमुख उपभाग है। जो वृत्तायता है वो किस मंदिर शैली का एक उपभाग है? जो वृत्तायता मंदिर है वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक जो है प्रमुख भाग है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला का एक जो है शैली है। तो वृत्तायता जो है द्रविड़ शैली का है, उनकी साउथ इंडियन साइड में लगती है दक्षिण शैली। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण जो है द्रविड़ शैली कहलाती है। जिसमें मंदिरों का आधार भाग वर्गाकार तथा गृह भाग के ऊपर में शिखर भाग जो है प्रिजमवत या फिर पिरामिडानुसार पिरामिड होता है, पिरामिड नुमा होता है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम मंदिर और रामेश्वर मंदिर जो है, ये सभी क्या है द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली किसको बोलते हैं? कुछ इस प्रकार का होता है। साउथ सबका मंदिर देखा होगा आपने, खुदरा खुदरा टाइप का होता है ना मंदिर। और हमारे इंडिया में क्या होता है? सीधा होता है। तो इस टाइप खुदरा जो होता है वो द्रविड़ होता है, और ये सब क्या होता है? नागर होता है। याद रखिएगा। बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बाघ का गुफा स्थल जो है एमपी में है। बाघ का गुफा स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। इन गुफाओं की खोज जो है 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां एवं नक्श नक्काकाशी बेहद जटिल है। इन्हें भारतीय रॉक कट वास्तुकला का जो है शुरुआती उदाहरण माना जाता है। और ये गुफाएं बाघिन नदी के किनारे स्थित है। बाघिन नदी के किनारे स्थित है। अगला है, अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्म स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ डैश हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों के बने होते हैं। बैल बैल भी इसमें जो है ऐड कर दिया गया था। ये आपको देख लेना है। अगला है, एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार जो है, यह किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? तो रॉक कट रॉक कट वास्तुकला शैल चित्र एक प्रकार शैल चित्र का एक प्रकार है, जिसमें प्राकृतिक चट्टान पर जो है नक्काकाशी नक्काशी के माध्यम से संरचना बनाई जाती है। जैसे एलोरा का कैलाश कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, बादामी गुफा मंदिर और मसरूर मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मसरूर मंदिर। तो एलोरा के कैलाश मंदिर हो गया और महाबलीपुरम हो गया। ये क्या है? रॉक कट।
शॉर्टकट आपको याद रखना है। अगला है महाबोधि मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, बोध गया में स्थित है। याद रखिएगा, इसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो है तीसरी सदी में बनाया गया था, जो बिहार के बोध गया में स्थित है। और यह मंदिर शांति, आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक है। 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए, अगला है सारनाथ में धमेक स्तूप का जो है निचला भाग नक्काशीदार डैश से ढका हुआ है, तो पत्थर से। सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार जो है पत्थर से ढका हुआ है। धमेक स्तूप का निर्माण जो है 500 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक द्वारा जो है किया गया था। स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। ठीक है, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है उसका निचला भाग जो है नक्काशीदारी जो है पत्थर से ढका हुआ है। याद रखिएगा इतना बात। जो आंशिक रूप से जो है पत्थर और ईंट से बना हुआ है, इसका निचला भाग में कशा गया नक्काशीदार जो है पत्थर से ढका हुआ है। स्तूप को अब तक 6 बार जो है बड़ा किया गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा अभी भी अधूरा है। चलिए, एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पे स्थित है? सब जानते हैं, एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो एमपी भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, एमपी भी लिखा आ सकता है, यानी कि महाराष्ट्र भी लिखा आ सकता है। तो आपको ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है। औरंगाबाद में ही एलोरा की गुफाएं हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद शहर में 29 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी में है। ये गुफाएं जो है चरणंद्री पहाड़ियों के ऊर्ध्वाधर भाग से खोदी गई है। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, एलोरा की गुफाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है नृत्य मंडप वास्तुकला को ओडिशा स्कूल के लिए चतुर्भुजीय परिसर के भीतर विशाल परिसर को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जगमोहन। विशाल परिसर को जगमोहन के रूप में जाना जाता है। नृत्य मंडप मंडप वास्तुकला को ओडिशा स्कूल के एक चतुर्भुजीय परिसर के भीतर विशाल परिसर को जगमोहन के रूप में जाना जाता है। और गोपुरम किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी एक विशाल अलंकृत मीनार होती है। अगला है स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है? तो प्रवेश द्वार। तोरण मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार। तो स्तूप वास्तुकला तोरण का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। मार्गदर्शक तथा संरक्षक है। यह स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार वेदिका पर स्थित होता है और श्रद्धालुओं को स्तूप की परिक्रमा के लिए प्रवेश तथा मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है तोरण की रक्षा करने वाले देवताओं या फिर यक्षों की जो है मूर्तियां होती है। तो तोरण क्या होता है? स्तूप कला की प्रवेश द्वार होती है। अगला क्वेश्चन है डैश में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशिष्टता है। तो घुमावदार कहाँ पे होती है? तो शिखर पर। शिखर में एक घुमावदार आवृत्ति होती है। नागरशाली के मंदिरों में ऊंचे पिरामिड अनुसार पिरामिडनुमा टावर होते हैं। ठीक है, पिरामिड टाइप का मतलब इस टाइप का टावर होता है। ठीक है, शिखर कहलाते हैं जिन्हें शिखर कहते हैं। शिखर में एक जो है घुमावदार आकृति का कुछ इस टाइप का घुमावदार आकृति की होती है। नागर शैली मंदिरों में जो है गृह गर्भ मंडप अंतराल और अर्ध मंडप होते हैं। विकल्प डी जो है सही आंसर है। तो कुछ इस टाइप का घुमावदार जो है शैली मिलता है यहाँ पे। फिर इस टाइप का होता है ना, कुछ बनाया हुआ छोटा सा, आपने देखा होगा। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है बनाया है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि तंजावुर का जो है तो जो चोल प्रथम था, राजराज चोल, उन्होंने बनाया था तंजावुर के जो है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश के महान शासक जो है
राज राज चोल द्वारा जो है बनाया गया था। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से उत्कृष्ट है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। राज राज चोल, इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। श्रवण बेलगोला में गौमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। तो ग्रेनाइट के जो श्रवण बेला में गौमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति है, देवता है ये गौमतेश्वर, तो श्रवण बेला में जो है ग्रेनाइट से में बनाया गया है। श्रवण बेलगोला गोला में जो है गोमतेश्वर यानी कि भगवान बाहुबली की विशाल जो है अखंड मूर्ति को ग्रेनाइट की एक ब्लॉक से उकेरा गया है। गोमतेश्वर प्रतिमा का जो है निर्माण 1983 ईस्वी में जो है गंग वंश में जो है राजा राजमल चतुर्थ की एक मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। यह प्रतिमा 57 फुट ऊंची, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए, गर्भगृह शिखर और रेखा प्रसाद या लाटिना शैली से बने और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत के किस भाग से है? तो उत्तरी भाग से है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं जो भारत के उत्तरी भाग से है। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या फिर लैटिना शैली में बने हैं और मंडप की लकड़ी की वास्तुकला रूप मुख्य रूप से जो है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य संबंधित है। उत्तर भारत में जो है नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के जो है ऊपर एक ऊंचा शिखर होता है। इस शिखर को जो है रेखा प्रसाद या फिर लैटिना कहा जाता है, जो सीधे या ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर होते हैं। और सीधे या फिर ऊपर की तरफ होते हैं। ये शैली जो है खजुराहो उड़ीसा और अन्य उत्तरी राज्यों को देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली की बात करें, दक्षिण भारत से संबंधित है, जैसे वृद्धेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, ये सभी जो है द्रविड़ से बना है। बेसर शैली यानी कि मिश्रित होती है, मध्य भारत में जो है संबंधित है, जैसे होयसल मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर यानी कि एलोरा का, ये क्या है? बेसर शैली से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का जो है सबसे अच्छा वर्णक माना जाता है? जगती शब्द का। भारतीय वास्तुकला में मंदिर निर्माण की नागर शैली की जो है प्रमुख विशेषताएं, शिखर शिखर घुमावदार होते हैं, जो मंदिर के सबसे ऊपर के भाग होते हैं। मंडप जगती में क्या होता है? हमें जगती ना पूछा है, तो जगती में क्या होता है? नागर मंदिरों में एक ऊंचा चबूतरा होता है जिससे संपूर्ण मंदिर बना होता है। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर का सबसे पवित्र स्थान जहाँ देवी देवताएं जो है मूर्ति स्थापित होती है। मंडप मंडप के प्रवेश द्वार के सामने स्थित खुला हुआ हॉल होता है। मंदिर के सामने प्रवेश द्वार के जो है सामने खुला हुआ जो है हॉल होता है, जहाँ भक्त पूजा और प्रार्थना करते हैं, उसे मंडप कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? अम्लक शिखर का एक डिस्क यानी कि गोल चकती जैसी संरचना होती है अम्लक। कलश की बात कर लेते हैं, अम्लक के ऊपर एक कलश जो है रखा रहता है। उदाहरण खजुराहो मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सभी किसमें है? नागर शैली में बनाए गए हैं। अगला है हाथी गुफा। अब देखो इसमें हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में जो है लिखा गया है? तो याद रखिएगा इसकी, लेकिन यह प्राकृत भाषा की है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा पर उत्कीर्ण है। इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, तो यहाँ पे कहीं नहीं है ब्राह्मी लिपि दी हुई। प्राकृतिक भाषा में जो है 600 ईसा
से 1000 ईसा तक जो है आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, और यह पाली भाषा के समान मानी जाती है। यह जो है पाली भाषा के समान मानी जाती है। हेलो गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लिया चला गया था। चलिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था मेरी तरफ। चलिए, तो इसमें मैंने बताया कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, हाथी गुफा अभिलेख, जो पाली भाषा में लिखी गई है, आपको ये याद रख लेना है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतासगढ़ या फिर रोहतास किला किस नदी घाटी के जो है घाटी में स्थित है? तो सोन नदी, क्योंकि रोहतास जिला कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है। रोहतासगढ़ कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और बिहार में जो है सोन नदी बहती है, आपको पता होगा। तो रोहतास किला बिहार के रोहतास जिले से सोन नदी घाटी में स्थित है। इस किले का संबंध जो है 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र पुत्र जो है रोहित रोहितेश्वर जो है से है। इन्होंने ही रोहितास रोहितासगढ़ जो है बसाया था, यानी कि रोहित से ही रोहितासगढ़, या उसी से आपका बनता है रोहतास। ठीक है, उसी से बनता है रोहतास। तो रोहतास या फिर रोहतास किला जो है किस नदी घाटी पे है? सोन सोन नदी घाटी पे है। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? एलोरा गुफा में जो है, याद रखिएगा, कितने मंदिर और मठ हैं? तो 34 मंदिर और मठ है। उसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, डिटेल सॉल्यूशन। एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एक विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 26 शताब्दी से लेकर 10 शताब्दी के मध्य हुआ है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। कितने हैं? कुल 34 गुफाएं हैं, जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध गुफाएं 1 से 12 तक हैं। गुफाएं मठ बिहार है, बिहार है, जिनका निर्माण 6 से 7 शताब्दी के बीच हुआ। गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 17 मंदिर हैं, जिनमें प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर शामिल है। गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जो है जैन धर्म से संबंधित है। 1 से 12, 13 से 29, ऐसे याद रखना है। 1 से 12, 13 से 29 और 30 से 34। यहाँ आता आपका बौद्ध, यहाँ आता आपका हिंदू, और यहाँ आता आपका जैन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 13 से 29 जो है, इसमें को टोटल जो है 17 मंदिर, यानी कि काउंटिंग में कितना आ गया, 17 मंदिर है, जिसमें कि आपकी एलोरा की कैलाश जो मंदिर भी शामिल है। तो 34 जो है मंदिर है एलोरा की गुफाएं में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? सब जानते हैं, आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। इसे अमरावती महाचैत्य भी कहा जाता है। यह प्राचीन भारत के महानतम बौद्ध स्थलों में से एक है, और इसे सातवाहन वंश के शासनकाल लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से जो है निर्मित किया गया है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रसार और कला के लिए जो है विकास का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो डी, ओडिशा। मंदिर वास्तुकला मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो ओडिशा। ओडिशा की मंदिर वास्तुकला में मंदिरों का मुख्य भाग, जिसे शिखर कहते हैं, उसे देउल कहा जाता है। यह शैली मुख्य रूप से भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी मंदिर में देखी जाती है। ओडिशा मंदिर में 3 प्रकार के देउल पाए जाते हैं। रेखा रेखाग्र देउल, पीड़ा देउल और खाखरा देउल पाए जाते हैं। ये नगर क्रम के भीतर एक विशिष्ट उपशैली है। महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के
शासकों द्वारा करवाया गया है? डी गुप्त। महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश शासकों द्वारा करवाया गया? गुप्त। महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त शासक द्वारा जो है करवाया गया। यह स्तंभ वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह अपनी अद्भुत निर्माण शैली एवं जंग न लगने की विशेषता के लिए जाना जाता है। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख भी उकेरा गया है। महाराष्ट्र चैत्य हॉल डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गुफा वास्तुकला। महाराष्ट्र का चैत्य हॉल जो है, महाराष्ट्र में क्या है? गुफा ही है। गुफा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चैत्य हॉल एक प्रकार का बौद्ध प्रार्थना कक्ष होता है जिसमें स्तूप स्थित होते हैं। आमतौर पर अर्ध गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है अंग्रेजी शब्द जुग्रेंट की उत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिनका अर्थ है विश्व का भगवान। जुगरनॉट। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? कहाँ से पूछा है? पुरी में है। सीधा पूछ लेता कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो पुरी में है। अंग्रेजी शब्द जो है वगैरह वगैरह वही चीजें हैं। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है कलिंग के राजा जो है अनंत वर्मन चौंडगंग देव ने करवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौंडगंग ने करवाया था। अनंत वर्मन चौंडगंग, ये बात आपको याद रख लेनी है। चलिए, आज का 98 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा होगा क्वेश्चन। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इस मंदिर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाया गया मंदिर मोढेरा सूर्य मंदिर है, जिसे सूर्य कुंठ नाम कहा जाता है। इस मंदिर जो है 11 शताब्दी में बना है। इस मंदिर में एक अलंकृत चापतोर है जो दर्शनार्थियों को सीधा जो है सभामंडल तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में जो है फमसाना का अच्छा वर्णन है? फमसाना का अच्छा वर्णन क्या है? मंदिर की छतें जो कई शिलापट्टों यानी कि कई स्लैब से बनी होती है, उसे फमसाना कहते हैं। ठीक है। अगला है हर्मिका। बौद्ध वास्तुकला में डैश की विशेषता क्या है? स्तूप। हर्मिका से जो है स्तूपों से रिलेटेड है। हर्मिका क्या है? स्तूप है, और स्तूपों के ऊपर में जो होता है वो हर्मिका होता है। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। हर्मिका वर्गाकार एक छोटा घेरेदार क्षेत्र होता है जो स्तूपों के शीर्ष पर होता है, यानी कि स्तूपों के ऊपर होता है। इसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह बौद्ध धर्म में स्वर्ग या फिर हेवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या निर्वाण की जो है प्रतीक माना जाता है हर्मिका को। यह अक्सर एक बालकनी जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में हर्मिका का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। सांची स्तूप में हर्मिका का सुंदर उदाहरण जो है देखने को मिलता है। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आई होप आपको जो है मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ में। तो कुछ इसका देख लेते हैं हम लोग कि कितने क्वेश्चन हमें और जो है करने हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। चलिए 3 टाइम हम लोग दबा देंगे फिर से। तो अभी हम लोग 300 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अभी इसमें और हमें करने हैं। देखो, हम टारगेट देख के चलेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसमें जो है कितने क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 351। चलो, 13वां जो है राजपूत वंश आएगा आपका। फिर उसके बाद 14वां जो है प्राचीन कालीन विविध आएगा। ठीक है। विविध के बाद जो है आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा। विविध से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, है ना। विविध पढ़ना ही है। यानी कि हमें टोटल 396 यानी कि और एक क्लास लेना है। 396 यानी कि 96 क्लासेस क्वेश्चन का क्लास लेना है।
जिसमें कि आपका कंप्लीट 394 कंप्लीट क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने 300 क्वेश्चन जो है पार कर लिया है। तो आज जो है क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं 300 क्वेश्चन तक ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको निपटा ही देंगे हम लोग पूरा, है ना, पूरा निपटा देंगे। मज़ा ही आ गया भाई। फिर एक लंबा जो है प्राचीन इतिहास दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, कल अपलोड कर दूंगा कोई टाइम, जिसमें कि आप कंप्लीट जो है खुद से तैयारी कर लोगे। तो चलिए 3 टाइम फिर दबा देते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। चलिए, तो हम लोग हरमिका वाला पढ़ लिए। अब 301 देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने 636 पेज में से 43 पेज निपटा लिया। आज हमारा दूसरा ही दिन है और हमारे एग्जाम में भी बहुत टाइम। तो 15 दिन में हम लोग लगभग जो है निपटा चुके होंगे। बस डेली बना रही है हमारे साथ में। और मैंने आपको बोला है कि इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका जीके, एक होगा आपका मैथ्स, एक होगा आपका रीजनिंग, ठीक है, एक होगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। जोड़िए तो आप 100 होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं सही एग्जाम में, मैं बोलता हूँ आपको। तो रीजनिंग और फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग और फिजिक्स मैथ्स जो है आप अच्छी जगह से कहीं से कवर कर लीजिए प्रीवियस ईयर देख के। मैं आपको जीके और कंप्यूटर खत्म करवा दूंगा। ठीक है, जो कि 60 नंबर का वेटेज रखता है वो मैं कवर करवा दूंगा। बाकी रीजनिंग और मैथ्स आप देख लीजिए कहाँ आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है इसको करेंगे, यानी कि हमारा इसका 4th क्लास होने वाला है, क्योंकि 3 क्लास हो चुका है इसका। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में क्लास की अपडेट मिलती है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप आप करके ले सकते हो।